नमस्कार दोस्तों, JCIS क्लासेस के इस मंच से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, JCIS क्लासेस में लगातार आपकी कक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, और उत्तर लेखन पे कक्षाएं चल रही है और मैंने अभी तक 6 कक्षाएं कर ली हैं उत्तर लेखन की। और इन 6 कक्षाओं में हमने ये सीख लिया है कि उत्तर लेखन के क्या क्या मानक हैं, क्या क्या आधार हैं। ठीक है, और कैसे उत्तर की मांग होती है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन, पिछले कक्षाओं में हमने किया था ये। ठीक है, और 7वीं कक्षाओं के साथ हम आपके सामने आज उपस्थित हैं। इसके पहले जब हम कक्षाएं शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं कि JCIS क्लासेस पे आप लोग एकदम बने रहें। ठीक है, एकदम नियमित रूप से इसे देखें, इस लेक्चर को। ठीक है, JCIS क्लासेस इस मामले में एकदम सतत प्रयास कर रही है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छी से अच्छा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस कक्षाओं को जो कि JCIS क्लासेस के मंच से डाली जा रही है, चाहे वो रेहन सर की हो या फिर मेरी हो या फिर अन्य CSET की क्लासेस हों, ठीक है, वो आपके लिए एक अभूतपूर्व बदलाव लेकर आएगा। और आप जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग है, उसमें जो कठिनाइयाँ आपको आती हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दूर होगी। ठीक है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो कृपया बने रहें JCIS क्लासेस पर। ठीक है, आइए अब कक्षाएं शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स मैंने लिए थे, उसमें से मैंने समसामयिक मुद्दे पर प्रश्न बनाना सीखा था। ठीक है, समसामयिक मुद्दे में मैंने एक NRC का लिया था। ठीक है, NRC क्या है उससे संबंधित मैंने प्रश्न बनाए थे। ठीक है, एक कृषि फर्म बिल विवाद पे लिया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिए थे। आज 1-2 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मुझे एक प्रश्न बनाना हो, जैसे कि अभी कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है जिसने पूरे वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित किया है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो। ठीक है, एकदम प्रभावित किया है। तो कोविड-19 पे अगर मुझे एक प्रश्न बनाना हो तो हम कैसे कोविड-19 पे कोई प्रश्न बनाएंगे? लिखते हैं कोविड-19। ठीक है, जैसे कोविड-19 है। ठीक है, ठीक है, कोविड-19 है अगर, तो कोविड-19 पर अगर मुझे कोई प्रश्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, कोविड-19 पे मैं प्रश्न बनाने आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रश्न बनाना सीखेंगे ना तो आपको इस बात की परेशानी नहीं होगी कि आप उत्तर की फॉर्मेटिंग कैसे करें। क्योंकि जब आप प्रश्न बनाना सीख लेंगे तो प्रश्न बनाने सीखने के बाद आपको इस मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और अब आप उत्तर लेखन करने कहीं भी जाएंगे, चाहे मेंस लिखने परीक्षा हॉल में जाएंगे या फिर टेस्ट सीरीज लिखने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं चाहिए होगा। आप कम समय में फॉर्मेटिंग करके उत्तर लेखन शुरू कर देंगे। ठीक है, और कम समय में कर भी लेंगे। ठीक, तो कोविड-19 प्रश्न बनाना तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि कोविड-19 महामारी ने भारत के साथ पूरे वैश्विक स्तर पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला है। गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला है। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न का एक भाग है। देखिए, प्रश्न का एक भाग हो चुका है यहाँ तक, और आगे मैं प्रश्न लिखता हूँ। फिर इससे भारत में हुई आर्थिक सामाजिक, ये सिर्फ आर्थिक ही मैं ले रहा हूँ, आर्थिक क्षति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, देखिए, प्रश्न बनाने की जो कला है ना, वो प्रश्न बनाने की कला अगर आप सीख लेंगे तो मुझे आशा है कि आप उत्तर की फॉर्मेटिंग एकदम आसान से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इसे अंडरलाइनिंग कर दे रहा हूँ कि मैंने ये प्रश्न खुद से बनाया है। ठीक है, वैसे आप भी बनाना सीख जाएंगे जल्दी ही। ठीक है, किसी भी मुद्दे पे प्रश्न बनाना हो वो आप सीख जाएंगे। जैसे मैं कोविड-19 महामारी के बारे में मैंने लिखा, तो कोविड-19 महामारी ने भारत के साथ पूरे वैश्विक स्तर पर
गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला है। ये प्रश्न का पहला भाग है। ठीक है, इस प्रश्न का दूसरा भाग यहाँ से शुरू होता है। इससे भारत में हुई आर्थिक क्षति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसमें अगर मैं लेना चाहूँ तो ये 200 शब्द मैं इसे ले रहा हूँ। ठीक है, 200 शब्द में इसे लिखना है। ठीक है, तो 200 शब्द में से लिखना है। आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे वही जो मैंने बताया पहले। सबसे पहले कीवर्ड पहचानते हैं। तो आइए कीवर्ड आप बताइए, देखिए कौन कौन से कीवर्ड हैं इसमें। तो कीवर्ड, सबसे पहला कीवर्ड कोविड-19 है। ठीक है, तो कोविड-19 पहला कीवर्ड है। तो जो कीवर्ड पहला आएगा उसी पे भूमिका लिखी जाएगी। मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जो पहला कीवर्ड आएगा उसी पे भूमिका लिखी जाएगी। उसके बाद भारत के साथ पूरे वैश्विक स्तर पर, तो जब कोविड-19 पे आप भूमिका लिख देंगे, भूमिका लिखना जब शुरू करेंगे तो कोविड-19 पे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि कोविड-19 पे मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, तो कोविड-19 ये जो मुद्दा है ना, वो साइंस टेक से जुड़ा हुआ है आपका, कि कोविड-19 कैसा वायरस है, ये आरएनए वाला वायरस है, डीएनए वाला वायरस है, कैसा वायरस है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है वो भूमिका में लिखेंगे। ये वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये किस समूह का वायरस है। ठीक है, जैसे इसका नाम SARS-CoV-2 है। ठीक है, ये कोविड-19 इसका फुल फॉर्म होता है कोविड वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म जैसे लिखना हो तो कोरोना वायरस और डी से डिजीज। ठीक है, तो कोरोना वायरस डिजीज होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो कोरोना वायरस डिजीज, इसको ये डिजीज का नाम है, ये वायरस नहीं है। वायरस का नाम SARS-CoV-2 है। SARS-CoV-2 ये वायरस का नाम है। ठीक है, तो आप भूमिका में सबसे कोविड-19 के बारे में लिख देंगे। इसका मूल नाम SARS-CoV-2 है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, या आप चीन के बारे में चर्चा, चीन के वुहान शहर से, इस तरह से जो भी है भूमिका लिखने के बाद अब लिखेंगे कि भारत और विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो प्रभाव में आप ये देखिए, आप ये मुख्य भाग में आएगा प्रभाव। ठीक है, प्रभाव मुख्य में, भूमिका यहाँ पे खत्म हो चुकी है। भूमिका में आपने समझा दिया और इसका साइंटिफिक क्या क्या है, इसका मतलब इसकी संरचना कैसी है। ठीक है, प्रभाव में आप 2-3 बात लिखें। पहला, वैश्विक स्तर पर प्रभाव, वैश्विक स्तर पर प्रभाव। ठीक है, दूसरा भारत पर प्रभाव। दो प्रभाव लिखेंगे, पहला वैश्विक स्तर पर प्रभाव और दूसरा भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और इस बात में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ नकारात्मक प्रभाव की चर्चा की गई है। ठीक है, तो नकारात्मक प्रभाव में सिर्फ नकारात्मक पक्ष शामिल होंगे, सकारात्मक नहीं होंगे। ठीक है, तो सिर्फ नकारात्मक पक्ष ही शामिल होंगे इसमें। ठीक है, उसके आगे देखिए मैं इसे साफ कर रहा हूँ ताकि जगह नहीं है, तो ऊपर में इसे लिख रहा हूँ। मुझे आशा है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। देखिए प्रभाव में यहाँ दिया हुआ है कि नकारात्मक प्रभाव, तो नकारात्मक में सिर्फ नकारात्मक लिखेंगे। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव किसके संदर्भ में लिखेंगे, वो वैश्विक स्तर पर क्या है, वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर। ठीक है, तो 2 स्तर पर प्रभाव लिखेंगे आप। ठीक है, इन प्रभावों को लिखने के बाद आप आर्थिक क्षति का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक क्षति के मूल्यांकन में आप इस बात का ध्यान दें, इससे भारत में हुई आर्थिक क्षति पूछ रहा है, तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन समझिए यहाँ पे कि इससे भारत में आर्थिक क्षति क्या हुई। वैश्विक स्तर की मांग नहीं की जा रही है कि विश्व में क्या क्षति हुई, इससे वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ये मांग नहीं की जा रही है। अतः हम इसमें आर्थिक क्षति का मूल्यांकन जो करेंगे वो भारत के संदर्भ में करेंगे। तो आइए देखते हैं, आर्थिक क्षति जो है वो हम भारत के संदर्भ में क्या है, भारत के संदर्भ में क्या आर्थिक क्षति हुई है। मतलब इसने भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया है। भारत की अर्थव्यवस्था, चाहे वो परिवहन क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, किसी हर क्षेत्र को
किस तरह से कोविड-19 ने प्रभावित किया भारत के संदर्भ में, उसकी चर्चा करनी है। ठीक है, उसकी चर्चा करने के लिए आप सोर्स का जो प्रयोग करेंगे, आप कोई भी सोर्स का यूज कर सकते हैं। हर मंत्रालय या फिर हर विभाग अपना अपना क्षति का मूल्यांकन देती है, अपना रिपोर्ट देती है कि इस कोविड के दौर में इतना क्षति हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप लिखेंगे भारत के संदर्भ में। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा वो निष्कर्ष होता है। देखिए, शुरुआती चरण में मैं इसलिए थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप आगे जो प्रश्न मैं यूपीएससी के कराऊंगा अभी, ठीक है, एकदम मॉडल प्रश्न कराऊंगा तो आपको वहाँ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। निष्कर्ष, कंक्लूजन, फिर आप निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में ये लिखेंगे कि कोविड-19 ने भारत एवं वैश्विक स्तर पर गहरा नकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, इसके कारण पूरा विश्व और उसके साथ साथ भारत भी एकदम इस त्रासदी को झेल रहा है और इससे निपटने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए तरह तरह एहतियाती उपाय हर संदर्भ में हर तरफ से किए जा रहे हैं। ठीक है, निष्कर्ष में आप ऐसा लिख के निष्कर्ष का अंत करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा उत्तर लिखा गया। ठीक है, तो आशा है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और इसे मैं अब मिटाता हूँ। इस तरह से मैंने एक प्रश्न कर लिया कोविड-19 पे, और कोविड-19 पे प्रश्न करने के बाद कुछ और प्रश्न लेते हैं और उस पर अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो उसके इस मामले में मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। आपने पीपीपी मॉडल, अगर आपने कक्षाएं कर ली हैं तो आपने पीपीपी मॉडल सुना होगा। ठीक है, ये मैं अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये सामान्य धन प्रश्न पत्र के अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पीपीपी मॉडल, तो मैं इस संदर्भ में एक प्रश्न ले रहा हूँ कि सरकार द्वारा, देखिए आपने एक चीज़ सुना होगा, निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, निजीकरण आपने सुना होगा, तो निजीकरण पे ये प्रश्न है। ठीक है, सरकार द्वारा हाल में ही विनिवेश और निजीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। ठीक है, सरकार द्वारा हाल में ही विनिवेश और निजीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस संदर्भ में इससे इसके क्या अपेक्षित प्रभाव होंगे, ये जो है मैं ले रहा हूँ 250 शब्द में। ठीक है, ये प्रश्न देखिए मैंने खुद से बनाया अभी फिर से, और मैंने टॉपिक्स लिया। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया कि निजीकरण और विनिवेश पे टिका हुआ ये प्रश्न। ठीक है, निजीकरण और विनिवेश। देखिए, निजीकरण और विनिवेश को तो मैं अभी कक्षाएं नहीं चल रही है, लेकिन जो मैं आपको एकदम फाउंडेशन बेसिक लेवल से बताऊं, लेकिन सामान्य अर्थों में अगर इसे निजीकरण को समझाए तो निजीकरण का मतलब होता है कि किसी भी सरकार अपनी किसी भी उद्योग या किसी भी इकाई को उसे प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी को हवाले कर देती है, और उसका प्रबंधन और नियमन, देखभाल जिसे कहते हैं, वो जो है निजी कंपनियां करती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है निजीकरण कहलाती है। निजीकरण किसी संदर्भ में हो सकता है, चाहे वो अभी रेलवे की निजीकरण की बात आ रही है, इसी तरह से किसी निजी क्षेत्रों का निजीकरण होता है, या फिर किसी सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण, जैसे कि रेड फोर्ट का निजीकरण के बारे में आपने सुना होगा, लाल किले के बारे में। ठीक है, उसी तरह से निजीकरण का मतलब है कि उसके अच्छे गुणवत्ता के लिए, अच्छी सेवा प्रदाता के लिए, अच्छी सेवा देने के लिए सरकार अपने इकाई को निजी कंपनी को दे देती है, उसकी देखभाल के लिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है निजीकरण कहलाती है। ठीक है,
और विनिवेश का मतलब होता है कि सरकार क्या करती है इसमें कि अपनी परिसंपत्ति को बेचती है, ठीक है। अपनी परिसंपत्ति को बेचती है, वो इसलिए वो करती है क्योंकि सरकार के पास काफ़ी जब राजस्व घाटा बढ़ जाता है और राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है तो उसके लिए सरकार जो है विनिवेश का सहारा लेती है। विनिवेश में क्या होता है कि सरकार परिसंपत्ति को बेचती है, परिसंपत्ति को बेचती है, आप सिंपल समझिए ना, नीलाम करती है, ठीक है। किसी भी सरकार अपनी परिसंपत्ति को नीलाम करती है और अपनी हिस्सेदारी जो सरकार की है उसमें से अगर किसी क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी 100% है तो उसमें से वो अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है वो सरकार पे डिपेंड करता है। वो कितनी हिस्सेदारी, मान के चलिए कि सरकार 50% हिस्सेदारी बेचना चाहती है किस क्षेत्र का, तो वो है विमानन क्षेत्र का। विमानन क्षेत्र में कौन सा, तो एयर इंडिया का। देखिए ये मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, डाटा कुछ भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। विमानन क्षेत्र में जैसे है एयर इंडिया, और इस पर चर्चा भी हुई है एयर इंडिया के विमानन क्षेत्र को विनिवेश पे, ठीक है। तो सरकार विनिवेश का सहारा तभी लेती है जब सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था करनी हो, ठीक है। ये सामान्य सा बात है, जब मैं क्लास लूँगा तब मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊँगा कि क्या किसे कहते हैं, तो इतना सा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सरकार अगर 50% हिस्सेदारी विमानन क्षेत्र की बेचती है, एयर इंडिया की मान लेते हैं, तो यही विनिवेश है। सरकार इसमें अपनी परिसंपत्ति को बेचती है और उससे घाटे की वित्त व्यवस्था करती है, ठीक है। तो अब प्रश्न पे आते हैं, इसे हम आगे कक्षाएं जब हमारी आएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे ठीक से, ठीक है। देखिए प्रश्न अब पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। हाल में सरकार द्वारा विनिवेश और निजीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, इस संदर्भ में क्या क्या अपेक्षित प्रभाव होंगे, ठीक है। इस प्रश्न को 250 शब्द में लिखना है, ठीक है। 250 शब्द में हम सबसे पहले जो प्रश्न में उत्तर लिखने की प्रक्रिया होती है, वो उत्तर लिखने की प्रक्रिया आप जानते हैं कि कीवर्ड्स को पहचानने की होती है। कीवर्ड्स को पहचान के उसके बाद भूमिका बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रश्न के भाग को पढ़ेंगे। हाल में सरकार द्वारा विनिवेश और निजीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न का पहला भाग है, ठीक है। और उसके बाद इस संदर्भ में क्या अपेक्षित प्रभाव, ये प्रश्न का दूसरा भाग है, ठीक है। तो इस प्रश्न के 2 भाग हैं और 2 भाग में ये उत्तर समाप्त होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो लिखेंगे वो भूमिका लिखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या कीवर्ड है, मतलब कितने कीवर्ड्स हैं, ठीक है। क्योंकि भूमिका तो कीवर्ड्स पे लिखी जाएगी, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम कीवर्ड्स को पहचान लें। तो कीवर्ड सबसे पहले क्या है, विनिवेश, और उसके बाद दूसरा निजीकरण। विशेष बल दिया, संदर्भ में क्या अपेक्षित प्रभाव, तीसरा जो है वो प्रभाव है। तो इसमें 3 कीवर्ड हैं, ठीक है। इन 3 कीवर्ड पे ही टिका है कि उत्तर कैसा होगा आपका। कीवर्ड पहचान के यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या है। देखिए अगर आपको परेशानी हो तो कीवर्ड को पहले पहचान के एक साइड में बॉक्स में रख दीजिए शुरुआती चरण में। तो सबसे पहले कौन सा है, विनिवेश है, विनिवेश, और दूसरा क्या है, निजीकरण है, निजीकरण है, और तीसरा जो है वो है प्रभाव, अपेक्षित प्रभाव, ठीक है। ये 3 कीवर्ड है, ठीक है। इन 3 कीवर्ड पे प्रश्न टिका है और इन 3 प्रश्न कीवर्ड के माध्यम से ही उत्तर लिखी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले भूमिका लिखी जाएगी, ठीक है। भूमिका विनिवेश और निजीकरण पे होगी, ठीक है। तो देखिए मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ विनिवेश और निजीकरण के बारे में, क्योंकि अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं तो मैं इसे पूरा विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं इसे समझा देता हूँ कि विनिवेश किसे कहते हैं। विनिवेश में क्या होता है कि सरकार अपनी परिसंपत्ति को बेचती है। परिसंपत्ति को बेचने का मतलब है कि सरकार अपनी निजी संपत्ति, सरकारी इकाई जो है, ठीक है, परिसंपत्ति जो है सरकार की है, इकाई है, ठीक है, सरकार की परिसंपत्ति है, कोई इकाई है, उसे सरकार बेचती है और इस बेचने की प्रक्रिया को, इस विक्रय की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं, ठीक है। सरकार जब कोई परिसंपत्ति अपना बेचेगी, जैसे कि मान लेते हैं कि एयर इंडिया जो कि विमानन क्षेत्र है, या विमानपत्तन भी कह सकते हैं आप इसे, विमानपत्तन क्षेत्र, ठीक है। तो विमानपत्तन क्षेत्र है
इंडिया, एयर इंडिया, ठीक है। तो विमानपत्तन क्षेत्र है, इसमें सरकार अगर अपनी 50% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, मान लेती है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो 50% हिस्सेदारी बेचती है, तो इस विक्रय की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। सरकार ऐसा क्यों करती है? इसका एक सिंपल सा उद्देश्य होता है कि वो है सरकार अपने घाटे की वित्त व्यवस्था करती है, ठीक है। जब सरकार को घाटा हो जाता है, राजकोषीय घाटा हो जाता है, राजस्व घाटा हो जाता है, तो सरकार इस तरह के उद्देश्य अपनाती है, इस तरह के कदम लेती है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा निजीकरण है। तो निजीकरण आपने सुना होगा, प्राइवेटाइजेशन, कि सरकार आजकल चर्चे में बहुत सारे ये विषय रहते हैं कि सरकार हर चीज को प्राइवेट कर रही है, हर चीज को बेच रही है, ठीक है। इस तरह के बातें आप सुनते होंगे आसपास में, इस तरह की धारणाएं भी हैं, ठीक है। तो निजीकरण का मूल मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि निजीकरण का मतलब होता है कि सरकार किसी भी अपनी अंगीभूत इकाई को या अपनी इकाई को, सरकारी इकाई को क्या करती है? अपनी अंगीभूत इकाई या अपनी इकाई को सरकार इसे निजी कंपनी के पास या निजी क्षेत्र के पास निजी क्षेत्र को बेचती है, मतलब निजी क्षेत्र को प्रबंधन और उसके नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए देती है, ठीक है। रेगुलेट करने के लिए कि आप इसे देखो, आप इसमें क्यों, सरकार ऐसा क्यों करती है? इसका एक मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि अच्छी सेवा और सेवा की गुणवत्ता हो, सेवा प्रदाता जो हो इस मामले में एकदम अच्छा हो, सेवा अच्छी मिले जनताओं को, ठीक है। तो इसलिए सरकार इस तरह के कार्य करती है। निजी क्षेत्र को सारा ठेका, ऐसे आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि सरकार इसे ठेका दे देती है कि आप इस तरह के जितने भी इकाई है इसकी देखभाल करो, इसको रेगुलेट करो, ठीक है। तो ये प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है, ठीक है। इसमें सारी व्यवस्था जो है उस इकाई की निजी कंपनी के पास आ जाती है। निजी कंपनी उसमें कितना खर्च करेगी, क्या करेगी, वो निजी कंपनी निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये निजीकरण और विनिवेश को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम प्रश्न पे आएंगे। तो मैंने अभी तक आपको 3 कीवर्ड्स बताए इसमें, 3 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, इन 3 कीवर्ड्स पे ही आंसर टिके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं। मैंने लिख दिया है कीवर्ड्स 1 और कीवर्ड्स 2 और ये कीवर्ड्स 3, 3 कीवर्ड इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। इन 3 कीवर्ड पर भूमिका सबसे पहले लिखी जाएगी। भूमिका 2 पक्षों पे लिखी जाएगी, वो है विनिवेश और निजीकरण, ठीक है। अब आपके सामने आपको ऐसा लग रहा होगा कि विनिवेश और निजीकरण दोनों पे भूमिका एक साथ कैसे लिखी जाएगी, कैसे लिखें, ठीक है। तो मैं इसे समझा रहा हूँ कि कैसे आप भूमिका इस मामले में लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 पक्ष हैं, 2 पक्षों पे भूमिका लिखी जानी है। तो जब आप भूमिका लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले भूमिका में मैं बता रहा हूँ, ध्यान दें, ठीक है। विनिवेश को समझाएंगे, विनिवेश की अवधारणा मतलब चाहे वो परिभाषा हो, ठीक है, चाहे वो प्रक्रिया हो, ठीक है। अवधारणा में आएगा, चाहे वो प्रक्रिया हो, चाहे उसकी डिफिनेशन हो, परिभाषा हो, ठीक है। 2 तरह की बातें हो सकती है इस मामले में कि अवधारणा में 2 तरह की बातें आएंगी कंसेप्ट में, या तो प्रक्रिया होगी या तो वो परिभाषा होगी, ठीक है। तो पहले विनिवेश की अवधारणा और प्रक्रिया को समझाएंगे कि विनिवेश में सरकार अपनी परिसंपत्ति को क्रय करती है या उसकी हिस्सेदारी, अपनी हिस्सेदारी का कुछ भाग बेचती है या फिर संपूर्ण भाग बेच देती है, ठीक है, या कुछ भाग बेचती है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं, ठीक है। जब आप विनिवेश को समझा देंगे तो विनिवेश को समझाने के बाद आप दूसरी बात जो करेंगे वो है निजीकरण पे लिखेंगे। आप इतना ध्यान दें कि जब इसे समझाने के बाद आप एक पैराग्राफ चेंज करेंगे, तो पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप लिखेंगे निजीकरण पे। अब निजीकरण के बारे में आप वही समझाएंगे
जो मैंने आपको यहाँ बताया कि निजीकरण के बारे में आपको क्या समझाना है। निजीकरण में आप समझाएंगे इसकी अवधारणा, ठीक है, इसकी अवधारणा समझाएंगे। और अवधारणा में दो चीजें यही आएंगी, एक प्रक्रिया आएगी या ये परिभाषा आएगी। तो निजीकरण चूंकि एक प्रक्रिया है तो इसकी प्रक्रिया बतानी है, वैसे ही विनिवेश एक प्रक्रिया है तो इसे प्रक्रिया बतानी है इसमें, ठीक है। निजीकरण एक प्रक्रिया है तो प्रक्रिया के बारे में लिखना है, उसी तरह ये विनिवेश एक प्रक्रिया है तो प्रक्रिया के बारे में बताना है, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद अब ये हो गया मामला हमारा भूमिका का। जब हम भूमिका पूरा कर लेंगे उसके बाद आगे का जो है वो कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। मैं इसे साफ कर रहा हूं या मैं ऊपर से कर रहा हूं इसको, ठीक है। इसे समझने के बाद जब आप ऐसे भूमिका स्पष्ट कर देंगे तो इससे दूसरी बातें जो आप लिखेंगे इससे संबंधित मुद्दे और चिंताएं, संबंधित मुद्दे ही लिखते हैं हमसे। ये संबंधित मुद्दे जो आएंगे ना वो मुख्य भाग में है, ठीक है। मुख्य भाग में ये मुख्य आएंगे, ये मुख्य भाग शुरू हो गया यहाँ से, क्योंकि अभी तक मैंने भूमिका को समझाया है तो ये मुख्य भाग है, ठीक है। यहाँ से मुख्य भाग है। मुख्य भाग में संबंधित मुद्दे इससे हैं कि सरकार इस प्रक्रिया को कैसे करती है, प्रक्रिया के बारे में बताना है कि सरकार इस माध्यम से विनिवेश करती है, सरकार ने हाल में कौन से प्रयास किए हैं, ये भी इसी में आएंगे। हाल में किए गए प्रयास, हाल में किए गए प्रयास, ठीक है। तो सरकार द्वारा हाल में विनिवेश पर क्या क्या कार्य किए गए हैं या फिर निजीकरण पर क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो जब भी हाल में किए गए प्रयास करेंगे ना तो इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इन बातों का ध्यान देना है। इन बातों का ध्यान देंगे कि हाल में जो किए गए प्रयास हैं वो विनिवेश के संदर्भ में क्या है, टू द पॉइंट एकदम, विनिवेश के संदर्भ में, ठीक है, विनिवेश के संदर्भ में। और इस पॉइंट को लिखने के बाद जब इस पॉइंट को आप लिख देंगे सरकार द्वारा किए गए प्रयास में, और पॉइंट में आप लिखेंगे निजीकरण के संदर्भ में प्रयास, तो प्रयास को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। देखिए अच्छी फॉर्मेटिव उसे करते हैं जब आप एकदम व्यवस्थित तरीके से उसे प्रस्तुत करें, ठीक है। मैंने बता चुका है, मैंने बताया आपको प्रस्तुतिकरण के मामले में कि किस तरह से अच्छा प्रस्तुतिकरण देते हैं, मतलब कैसे किसी भी चीज को परोसने का एक तरीका होता है, उसी तरह हम एकदम अच्छे से प्रस्तुत करेंगे उसे, ठीक है। निजीकरण के संदर्भ में यहाँ पे लिखेंगे निजीकरण के संदर्भ में, ठीक है। इसे लिखने के बाद ये हो गई संबंधित मुद्दे की बात, ठीक है। संबंधित मुद्दे को समझाने के बाद जब आप संबंधित मुद्दे को समझा देंगे उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो मैंने एक कीवर्ड पहचाना था, वो कीवर्ड था प्रभाव, अपेक्षित प्रभाव इससे क्या क्या होगा। तो हमें इस प्रश्न में ध्यान देना है कि प्रभाव का मतलब ये नहीं है, प्रभाव और लाभ में अंतर होता है, ठीक है। प्रभाव और लाभ में काफी अंतर होता है। प्रभाव दो तरह के हो सकते हैं, वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, वो नकारात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। दो तरह के हो सकते हैं। लेकिन लाभ किसी मामले में हमेशा सकारात्मक ही होगा। लाभ अपने आप में एक सकारात्मक शब्द है, ठीक है। तो लाभ सकारात्मक है और प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों शामिल होंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, अपेक्षित प्रभाव क्या होंगे। तो प्रभाव का मतलब है कि हमें दोनों पक्ष पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर लाभ रहता तो हम सकारात्मक पक्षों की चर्चा सिर्फ करके निकल जाते, लेकिन यहाँ पे प्रभाव की मांग की गई है तो प्रभाव में दोनों पक्ष आएंगे, ठीक है।
तो प्रभाव में हम जब लिखना शुरू करेंगे, ये प्रश्न का तीसरा भाग होगा। प्रभाव में हम लिखेंगे सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव में देखिए कैसे लिखेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सकारात्मक प्रभाव जब लिखना आप शुरू करेंगे तो उसमें से ऐसे लिखेंगे, इसी तरह विनिवेश के सकारात्मक, विनिवेश के संदर्भ में। ठीक है, तो विनिवेश के संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव लिखे कि सरकार इस माध्यम से अपने घाटे की वित्त व्यवस्था करती है। ठीक है, तो ये विनिवेश के माध्यम से सरकार घाटे को कम कर लेती है, जो एक सकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, उसी तरह विनिवेश के संदर्भ में जब आप लिख देंगे तो उसके बाद लिखेंगे निजीकरण के संदर्भ में, निजीकरण के संदर्भ में। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव में विनिवेश के संदर्भ में इसे समझाने के बाद निजीकरण के संदर्भ में आप समझाएंगे कि निजीकरण के संदर्भ में ये कैसे प्रासंगिक है। ठीक है, तो ये दोनों मुद्दे आप समझा देंगे। ठीक है, इसे समझाने के बाद अब नकारात्मक प्रभाव पे आएंगे। नकारात्मक प्रभाव, आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए मैं इसे ऊपर लिखूंगा। ठीक है, तो नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव में हम ले लेते हैं वो उसी तरह होगा जैसे विनिवेश के संदर्भ में, वो विनिवेश के संदर्भ में हो, विनिवेश के संदर्भ में। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो निजीकरण के संदर्भ में होगा। ठीक है, तो दो तरह के आप नकारात्मक प्रभाव देंगे। हाँ, विनिवेश से सरकार अपनी परिसंपत्ति का नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा, सरकार की परिसंपत्ति कम होगी। ठीक है, तो सरकार की जो एसेट है वो घटेगी। उसी तरह निजीकरण के संदर्भ में आपको लिखना हो तो इस तरह से तरह देंगे कि निजीकरण से निजी कंपनियों का एकाधिकार होगा, निजी कंपनियां मनमानी करने लगेगी, इस तरह के। उसके बाद इस तरह के जब आप फैक्ट लिखेंगे उसके बाद निष्कर्ष जो होगा, ठीक है, निष्कर्ष जो होगा, निष्कर्ष में आपको इस बताना है सरकार को निजीकरण और विनिवेश पे कार्य तो करना चाहिए, लेकिन इस मामले में इस बात का भी ध्यान रखा जाए, इसके लिए एक पर्याप्त कानून या नियम बनाए जाए कि निजीकरण से निजी कंपनियां मनमानी ना करें, उनका मोनोपोली ना हो, एकाधिकार ना हो, जनता का शोषण ना हो। ठीक है, और विनिवेश में सरकार कम से कम परिसंपत्ति का नुकसान सरकार को, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे निष्कर्ष आप लिखेंगे, इसे कहते हैं सारगर्भित निष्कर्ष। ठीक है, जो आपने लिखा वही आप निष्कर्ष में सारगर्भित रूप में लिख रहे हैं, तो इसे सारगर्भित निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, तो सारगर्भित निष्कर्ष लिख देना है और यहां तक आके आपका प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, तो आशा है आप इसे समझ चुके होंगे और इन्हीं बातों के साथ हम अब मिलेंगे अगली कक्षाओं में। ठीक है, उत्तर लेखन करने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।